बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। निगरान हुकूमत के लिए सबसे बड़ा टेस्ट अवाम का एहतजाज है। कल से शुरू होने वाला एहतजाज आज भी जारी है। बिजली के बिलों में जो इजाफा देखने में आया उस पर पाकिस्तान के तकरीबन तमाम शहरों में शहरी सरापा एहतजाज हैं। वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ साहब ने इसका नोटिस भी लिया है, इस पर हंगामी इजलास भी तलब हुआ। लेकिन क्या इस मामले को हल करने के बाद ये जो चैलेंज है ये ख़त्म हो जाएगा? क्योंकि महंगाई तो बिल्कुल मुंह ज़ोर है और उसको किसी भी तरह कहीं पे कोई फुल स्टॉप नहीं लगने वाला। ये सारी सूरत हाल कैसे उस दबाव में इजाफे का बायस बनेगी जो इस वक्त सियासी जमातें इलेक्शन कमीशन पर डाल रही हैं कि 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात करवाए जाएँ। अगर उसमें मौशी सूरत हाल मज़ीद ख़राब होती है, सियासियत में इस्तेहकाम जारी रहता है, तो फिर इलेक्शन कमीशन के लिए भी ये काफ़ी मुश्किल टेस्ट केस बनने वाला है। कुछ इस हवाले से बात करेंगे जी। खान साहब की जो बहन है उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया है कि खान साहब को मुल्क से बाहर भेजने के लिए हमें डील्स ऑफ़र हो रही हैं। क्या वाकई ऐसा कुछ है? क्योंकि कुछ सहाफ़ी भी ये दावा करते रहे हैं कि अगर वो मुल्क से बाहर चले जाएं तो शायद उनकी सज़ाएं माफ़ हो सकती हैं। दूसरी जानिब उनकी अहलिया बुशरा बीबी ने एक हलफनामा जमा करवाया जिसमें उन्होंने इस खदशे का इजहार किया कि उनकी जान को ख़तरा है। अब किसकी बात दुरुस्त मानी जाए? उनके वकला जो उनसे मिल के आते हैं उनकी बात दुरुस्त मानी जाए, या ये जो हलफनामे हैं और ये जिन खदशात का इजहार है इनको दुरुस्त माना जाए? नवाज़ शरीफ साहब कब वापस आएंगे? एक नई तारीख शहबाज शरीफ साहब ने दे दी है और नवाज़ लीग इस वक्त अपनी सियासी और इंतखाबी हिकमत अमली तय कर रही है। लंदन में बैठ कर वो हिकमत अमली क्या है, कुछ उसका जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मरदमशुमारी के बाद हल्का बंदियों के मामले पर जो मौक़िफ़ अपनाया है, क्या वो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में लिए गए मौक़िफ़ से मुख्तलिफ है? क्या एक यू टर्न है या जो तशरीह हो रही है उसमें कहीं कोई कन्फ्यूजन है? कुछ उसका भी हम जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे। और प्रोग्राम के आखिर में हम बात करेंगे जनाब वो जज हुमायूं दिलावर साहब जिन्होंने खान साहब को सज़ा सुनाई। उनका कल एक ख़त सामने आया और जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स उनको हरासा कर रहे हैं, उनके बच्चों को हरासा किया जा रहा है और उनके लिए स्कूल जाना मुश्किल हो गया। पाकिस्तान की तारीख़ में अदालतों से बहुत गलत फ़ैसले हुए हैं। अदालतों ने ख़ुद भी ये तस्लीम किया है और तारीख़ के स्याह बाब भी रकम हैं। मुख्तलिफ़ सियासी जमातें इस बात पे सरापा एहतजाज भी रही हैं, लेकिन ये रवैया कभी भी किसी सियासी जमात के सपोर्टर्स की तरफ से नहीं देखा गया। इसकी वजह क्या है और इसकी ज़िम्मेदारी किस पे डालनी चाहिए? मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनसे आपका तारुफ़ करवा देते हैं। जी, हमारे साथ मौजूद हैं राना एहसान अफजल साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमा हैं। शैला रज़ा साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा और सेनेटर ज़रका साहिबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करेंगी। आज निगरान हुकूमत सबसे ज़्यादा जो गौर ख़ौज़ कर रही है वो बिजली की कीमतों में जो इजाफा हुआ उस पर नहीं, बल्कि जो बिजली के बिल आए हैं जो शहरी फाड़ रहे हैं हर जगह पे एहतजाज में, उस पर है। तो ज़रका साहिबा बताइए, ये मामला आखिर में क्यों इस नहज तक आया है और निगरान हुकूमत इसका मुकाबला कैसे करेगी? जी, बहुत शुक्रिया तंजीला। बात यह है कि जब तक आप अवाम के हकूक उनको नहीं देंगे, गलतियां तो एक गलती तो नहीं है ना, 75 साल से गलतियां ही हो रही हैं हमसे बहुत बड़ी बड़ी। तो आप एक पाकिस्तान में इस वक्त एलीट का निजाम है, वही 100-200 या 1000 लोग हैं जो कंट्रोल में हैं, उनके लिए सारे दरवाजे खुले हैं, उनके लिए सारी मराहत है। और अवाम जिनके टैक्स पेयर से ये हुकूमत चलती है, जिनके दिए हुए करोड़ों अरबों रुपए से यहाँ लैंड क्रूजर्स डीसीज को दी जाती हैं, हर एक को बड़ी बड़ी लंबी लंबी गाड़ियां और पता नहीं क्या कुछ दिया जाता है, तो वो अवाम को तो कोई हक दे। अवाम अब आपके मुंह से निकालेगी निवाला। इस कुछ दिन अल्लाह ताला वो दिन ना लाए हमारे मुल्क में। अब वक्त आ गया है, होश के नाखुन ले हमारी हुकूमत और हुकूमतें। पाकिस्तान के मसाइल पाकिस्तान के अंदर से ही हल होंगे। पाकिस्तान के जो लोग, हम जो लोग हैं, बाहर से कोई कुछ करे। मैं आज ये भी देख रही हूँ कि हर तरफ एम्बेसडर्स का राज है। आपको ऑपेड भी लिख रही हैं आपकी नई ब्रिटिश एम्बेसडर यूक्रेन के एम्बेसडर के साथ मिलके, और हमारे माशाल्लाह चीफ इलेक्शन कमिश्नर पहले मिलते हैं वो डोनाल्ड ब्लूम जो हमारे एम्बेसडर हैं अमेरिका से, फिर वही डोनाल्ड ब्लूम जाके प्राइम मिनिस्टर साहब से मिलते हैं। तो मुझे तो कुछ ये सारी बातें, इन सब बातों के बावजूद मैं फिर ये कहती हूँ कि ये मुल्क हमारा है, हम पाकिस्तानियों को इसको सही पटरी पे डालना है। हम ये इन खेल तमाशों से बाहर निकले और ये बाहर के लोगों के साथ काम ठीक है करें,
लेकिन अपने मुल्क को सबसे पहले फौकियत अपने मुल्क को दें। ठीक है, आप और कह रही इस हैं कि वक्त अवाम के हक जो है वो हुकूक उनको मिलता नहीं है। शैला साहिबा, ये जो इलेक्शन कमिश्नर की अमरीकी सफ़ीर से मुलाकात है, इस पे बड़ी तनकीद हो रही है, क्योंकि वो सदर के ऑफिस के ऊपर या सदर साहब की जो सियासी सोच है उसके ऊपर जो मर्जी तनकीद की जाए, वो एक आइनी ऑफिस है, आइनी ओहदा है, वो मिल लेते हैं, मिल के भी कह देते हैं कि आपकी राय की ज़रूरत नहीं है, मिलने से यकसर इनकार कर दिया। दूसरी जानिब आप उसी दिन जो है वो अमरीकी सफ़ीर से मिल रहे होते हैं। ये कोई अच्छा पैगाम दिया इलेक्शन कमिश्नर साहब ने? अब देखिए, इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें जब सारी गवर्नमेंट जो है वो इस वक्त केयर टेकर है, तो केयर टेकर का जो मैटर है वो होता है रोज़ के रोज़ जो है आप रोज़ाना का जो मैंडेट है उस तक वो महदूद रहे। अब वो इलेक्शन कमीशन इस वक्त उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और उनको चाहिए कि जो इलेक्शन का उनके ऊपर एक जिम्मेदारी है उसको 90 दिन में कराएं और अपने काम को मुकम्मल करें, और बेहतर है कि इधर ही फोकस कर लें। और बिजली के बिलों के हवाले से आपका क्या ख्याल है? हर जगह पे हर चीज़ ही ज़ाहिर है महंगी है, लेकिन पेट्रोल और बिजली ऐसी चीज़ें हैं कि सारी जिंदगी दरम बरम हो जाती है। ये बात तो अपनी जगह बिल्कुल वाज़ेह है कि जो हमारे हालात हैं इस वक्त माशी, और जिस तरह से हुकूमतें IMF के पास गईं गुज़िश्ता केयर टेकर से पहले PTI, और फिर उनके अपने वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि ना तो इसकी कोई माशी पॉलिसी थी, और रोज़ाना हम जो थे नए तजर्बे किया करते थे और बड़ी सख्त शराइत पे गई, फिर उससे वो हट भी गई। फिर मुल्क की क्रेडिबिलिटी का मसला हुआ, जिसकी वजह से मुख्तलिफ ख्याल पार्टीज़ ने मिलकर एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाए और क्रेडिबिलिटी को बहाल किया। इस वक्त सबसे बड़ा मसला क्रेडिबिलिटी को बहाल करना था, क्योंकि फ्रेंड्स कंट्रीज़ भी जो है ना वो देख रहे थे कि IMF किस तरह इनके साथ जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें की, और इस वक्त पूरी दुनिया में इंतहाई रिसेशन जो है वो महंगाई है और हर जगह मसले हैं, और हमारे यहाँ भी है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि 90 दिन के क्रेडिबिलिटी बहाल होने के बावजूद भी तो चीज़ें सस्ती नहीं हो रही। मैं वापस आती हूँ आपके पास इस पॉइंट पे। देखिए, आप ये भी देखें ना कि हमने IMF की शराइत पर एक्सपोर्ट पे इंपोर्ट पे पाबंदी लगाई हुई थी। उनकी शर्त ये थी कि आप इंपोर्ट पे पाबंदी ख़त्म करें, और ये सारे माशी मामलात थे। मैं समझती हूँ बहुत महंगाई है, हम खुद इससे गुजर रहे हैं। मेरे घर तो जो मैं एज मिनिस्टर एक MPA की जो सैलरी होती है वही मिनिस्टर की होती है, और मैं ही वाहिद अपने घर में अर्न कर रही थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड बीमार हैं। तो ये हमारे लिए भी यही हालात है। ठीक है, ऐसा नहीं है। ठीक है एहसान साहब, रीजंस क्या नजर आ रही हैं आपको? ये वाकई पिछले 2 सालों की पॉलिसीज का इसकी कंटिन्यूटी में इसको देखा जाना चाहिए? अब आप लोग PTI की अगर बात करेंगे तो वो पुरानी बात हो गई, अब तो आपकी बात होगी ना। अब तो आपने हुकूमत छोड़ी और निगरान हुकूमत को दी है। PTI की बात करते हुए तो आपको कोई यकीन नहीं करेगा। तो ये इतने ज़्यादा बिल क्यों आए हैं? कोई टेक्निकल रीज़न है? यकदम टैरिफ्स जो हैं वो जिस तरीके से रिवाइज हुए हैं वो प्रॉब्लम है? क्या मसला हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अगर इसके ऊपर सीरियस डिबेट की जाए तो पीछे से ईंधन भी बढ़ा है, क्रूड ऑयल की कीमतें दुनिया भर में, एनर्जी कॉस्ट ऊपर गई है, और ये दुनिया का सब्जेक्ट है कि एनर्जी कॉस्ट ऊपर चले गई है। दूसरा, हमारा रुपया डीवैल्यू हुआ है। तीसरा, जो हमारे स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स थे, मैं आपको 2 मिसालें दे देता हूँ। अब जो पिछली PTI की हुकूमत थी, सिफर खसारा था गैस सेक्टर में, यानी कि 150 अरब के करीब था, जो कि ना होने के बराबर था। उसको 1400 अरब पे ये छोड़ गए। हमारे ये 16 महीने में वो 300 अरब और बढ़ा, लेकिन उसको बिल्कुल उसकी फ्लो को खत्म करने की जिम्मेदारी IMF के मुआहदे में ली गई कि इसकी फ्लो को खत्म किया जाएगा, वो एक फैक्टर है। फिर इसी तरह जो गर्जशी कर्जा है पावर सेक्टर का, वो 1100 अरब से 72 सालों से 3.5 सालों में PTI की हुकूमत उसको 2500 अरब पे ले गई, यानी कि तकरीबन 1.5 गुना बढ़ा दिया। तो वो भी उसके फ्लो को भी खत्म करने की जिम्मेदारी इस IMF के मुआहदे में है। तो ये वो सारे फैक्टर्स हैं कि जिसकी वजह से आपको इसकी प्राइसेस बिजली की बढ़ रही है। लेकिन ये पिछले साल भी हुआ था। इसके अंदर हुकूमत ने स्पेस निकाल के जो लोग नहीं अफोर्डिंग थे उनको रिलीफ दी। तो ये केयर टेकर की जिम्मेदारी है कि अभी भी वो स्पेस निकालें और कोई इसका हल निकालें। लॉन्ग टर्म सोल्यूशन इसका क्या है? देखें,
दो चीजों पे पाकिस्तान मार खाता है। थेफ्ट है, 400 अरब का तकरीबन चोरी है बिजली की पाकिस्तान के अंदर, जहां ज्यादातर उसका हिस्सा जो है वो पेस्को केपीके के अंदर या सिंध के एरियाज या कोयटा वाली साइड के ऊपर है। वो आपको थेफ्ट की रिकवरी जो है वो मुकम्मल करनी होगी, थेफ्ट की जीरो टॉलरेंस रखनी है। ये दूसरा टेक्निकल पाँच लॉसेज महीने की 3 महीने की हुकूमत तो नहीं कर सकेगी ना, अगर आप लोग दिहाइयों पे हुकूमतें करने के बावजूद ये नहीं कर सके। जी देखिए, बिल्कुल ये मैं आपको शॉर्ट टर्म सोल्यूशन नहीं बता रहा, ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन या मीडियम टर्म सोल्यूशन ही है कि आपको 3-4 साल के अंदर अंदर इन चीजों को बेहतर करने की जरूरत है। बाकी लाइन लॉसेज है वो आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी इंफ्रास्ट्रक्चर में। ये मैं आपको बता दूं कि आप हमारी हुकूमत का कंपैरिजन जरूर करें पीटीआई के साथ। पीटीआई के दौर में लाइन लॉसेज भी बढ़े, रिकवरी भी कम हुई। हमारे जो 13 से 18 था उसमें एक रिकॉर्ड बेहतरी आई, लाइन लॉसेस की कमी हुई और रिकवरीज के अंदर बेहतरी आई। इनके दौर में वो खराब हो गई, रिकवरीज भी डाउन हुई, लाइन लॉसेस भी बढ़े। तो ये वो चीजें हैं जो आगे जाके भी आपको इन्हीं को केटर करना पड़ेगा। ठीक है, मैं आप लोगों से ये भी पूछ लूं कि निगरान हुकूमत जो है वो इसको अब कैसे टैकल करेगी, क्योंकि ज़ाहिर है उनके पास कोई लॉन्ग टर्म सोल्यूशन के लिए या रिफॉर्म्स के लिए कोई मैंडेट नहीं है। उन्होंने जिक्र किया था, शैला साहबा पहले आप इस पर रिस्पॉन्ड कर दें। एक जिक्र सामने आया कुछ कि वो जो डिस्ट्रीब्यूशन का निज़ाम है वो तब्दील करना चाहते हैं और सूबों को वो देना चाहते हैं। फिर वो सारा का सारा मामला इस वजह से रुक गया कि उनका मैंडेट नहीं है। लेकिन ये जो बोझ है, ये जो आवाम सड़कों पे निकल आई है, ये निगरान हुकूमत कैसे इसको फेस करेगी? ज़ाहिर है वो पॉलिटिशियन नहीं है, उन्होंने कल इलेक्शन नहीं लड़ना, इलेक्शन तो आप लोगों ने लड़ना है। देखिए, बात यही है कि वो कुछ भी आईनी कमेटी भी अगर वो बनाते हैं या कुछ भी करते हैं, वो ये नहीं कर सकते, उनके पास मैंडेट नहीं है। सबसे ज़रूरी है इस वक्त कि उनको अपने काम पे तवज्जो देनी है कि इलेक्शन कमीशन कराए और वो जो है उसको फैसिलिटेट करें। मैंने आपसे कहा कि इस वक्त पूरी दुनिया में क्राइसिस है और हमारे भी जो रिश्तेदार ऑस्ट्रेलिया में हैं, अमेरिका में, हर चीज़ की कीमतों में फ़र्क आया है 20 से 25 दिन के अंदर। और वर्किंग आवर्स उन्होंने कम कर दिए हैं, ख़ास तौर पे यहाँ के जो स्टूडेंट वीज़ा वगैरह पे होते हैं कि आप सिर्फ 24 आवर्स काम कर सकते हैं। तो ये सूरत हाल है और इस सारी सूरत हाल को आप अभी अगले लम्हों में भी फ़ौरन दुरुस्त नहीं कर सकते। आपके लिए उनको तवज्जो देनी चाहिए इलेक्शंस पे। ज़रका साहिबा, आपको लग रहा है कि इलेक्शंस अब वक्त पर होंगे? अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी कह रही है कि आइन से मामला जो है हट जाएगा अगर 90 रोज़ से आप आगे चले गए। बाकी सब लोग भी यही कह रहे हैं। जमात इस्लामी पिटीशन लेके गई है, सुप्रीम कोर्ट बार जो है वो भी उन्होंने एक पिटीशन दायर की हुई है। तो आपको लगता है कि माहौल वाकई ऐसा है कि इलेक्शन कमीशन 90 रोज़ में इंतखाबात कराने के अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, या हमारे सियासी हालात को देखते हुए आपको लगता है कि ये मामला आगे जाएगा? सियासी हालात और जो मुहर्रिकात हैं, अगर आप रियलिटी की बात करें तो इस वक्त आप एक ऐसी पोजीशन में हैं कि आप अब एक सॉवरन मुल्क, एक खुद मुख्तार मुल्क की हालत से आप आगे चले गए। अब आप एक डिपेंडेंट मुल्क हैं। आपकी इस वक्त 100% टेलीकॉम आपने आउटसोर्स कर दिया, आपकी बिजली, आपके अब एयरपोर्ट आउटसोर्स हो रहे हैं, आपकी जो पोर्ट को भी आप आउटसोर्स कर रहे हैं। आप इस वक्त जकड़े में हैं और इस वक्त दुनिया में जो यूक्रेन की जंग हो रही है रशिया से, और वो सारी लॉबी जिसके साथ हम इंटरनेशनली, जिनके हाथों में हम खेल रहे हैं, वो बिल्कुल इस वक्त ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान का जो निजाम है वो किसी तरह से उस निजाम से डिस्टेबलाइज हो जो वो बना रहे हैं। वही तो मैंने आपको पहले भी रेफर किया कि ओपेक आज आया है, ब्रिटिश नई एम्बेसडर प्लस यूक्रेन के एम्बेसडर का, और वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तानी लोग अपने यूक्रेनी बहन भाइयों की जो मदद कर रहे हैं वो जारी रखिए। अब आप मुझे बता दें कि क्या आम पाकिस्तानी को पता है कि हम यूक्रेन वालों की क्या मदद कर रहे हैं? हमें तो नहीं पता, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ने किसी भी, जो पिछली 1.5 साल की गवर्नमेंट थी जिसने दुनिया के अरबों रुपए टैक्स पेयर के लगा के दुनिया के सैर की, इनसे कोई पूछ ले कि इन्होंने यूक्रेन के बारे में क्या डिस्क्लोजर किया है। इन्होंने कोई डिस्क्लोजर नहीं किया। वहां पे हमारे क्या ताल्लुकात हैं, हम किस तरह से उनको सपोर्ट करें। तो इस वक्त पाकिस्तान एक सॉवरन मुल्क की तरह नहीं चल रहा। इस वक्त पाकिस्तान एक खिलौना है जिसको खिलवाड़ हो रही है जिसके साथ, क्योंकि हम खुद कमजोर हैं, क्योंकि हम खुद अपने मुल्क के लिए खड़े नहीं हो रहे। हम
मतलब ये हम सब पे मिनहसुल कौम, मैं किसी एक पार्टी को नहीं कह रही, मैं हम सब को कह रही हूँ। अच्छा राना साहब को आपकी बात इंटरेस्टिंग लग रही है, मैं जरा मैं ब्रेक ले लूँ, ब्रेक के बाद वापस आती हूँ। आप ने जो पॉइंट रेज किया है ये ऑपेड वाला, ये भी हम पूछेंगे। राना साहब किस बात पे स्माइल दे रहे थे वो भी उनसे पूछेंगे जी। ब्रेक के बाद कुछ बात करेंगे चेयरमैन पीटीआई की जो बहन हैं अलीमा खान साहिबा, उन्होंने कहा कि हमें मैसेजेस मिल रहे हैं कि वो मुल्क से बाहर चले जाएं, क्या वाकई कोई ऐसी कोशिश हो रही है? कुछ उस पर भी बात करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। जी प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और ब्रेक पर जाते हुए हमने बात की थी कुछ ख़ास आपके सियासी मुस्तकबिल के हवाले से। बहुत सारे लोग दावा करते रहे हैं कि उन पे ये दबाव डाला जा सकता है कि वो मुल्क से बाहर चले जाएं। अलीमा खान साहिबा ने भी ऐसी बात की है। ज़रका साहिबा, आप क्योंकि ज़ाहिर है उन्होंने लोग तो नहीं बताए कि किसने रब्ता किया किसने नहीं रब्ता किया, लेकिन आपको लगता है कि यही मामलात हैं? और फिर बुशरा बीबी साहिबा ने ये भी दरख्वास्त दी कि उनकी जान को ख़तरा है, तो डॉक्टर्स की टीम है, तर्जुमान जेल खाना जात कहते हैं, उनको खाना जो है वो मुसलसल जो मिलता है उनको उसकी निगरानी होती है, उसको टेस्ट किया जाता है, बहुत केयर की जा रही है। तो फिर ये जान के ख़तरे वाली जो चीज़ है, ये बात है, ये कहाँ से आ गई? बहुत शुक्रिया जी तंजीला, ये तो कहने की बातें हैं। जब से वो हमारे जो मैजिस्ट्रेट जो गए थे वहां पे शफकत साहब, उन्होंने कहा कि किसी तरह से भी उनको जो जेल मैनुअल के हिसाब से इमरान खान साहब को मराहत नहीं दी जा रही। उनको कहा गया था कि उनको अडयाला जेल लेके जाए, लेकिन उनको ऐसी जेल में भेजा गया जहां पर ए और बी क्लास है ही नहीं, सी क्लास है। और वहां पर जिस कमरे में उनको रखा गया है डेथ सेल है, जहाँ पे उनको प्राइवेसी भी नहीं है। कॉन्स्टेंटली वीडियो बन रही है, कॉन्स्टेंटली उनके चेहरे पे लाइट जा रही है, और जिस तरह वहां पे जो कीड़े मकोड़े और बाकी सारी चीजें। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान साहब ने वहां पे किताबें पढ़ रहे हैं, अपने मौक़िफ़ पे स्ट्रांग है और कुरान शरीफ की पढ़ रहे हैं इंग्लिश ट्रांसलेशन के साथ। सो आई थिंक कि सबसे बड़ा जो अचंभा इस वक्त है, जो हमारी जिन लोगों ने उनको अंदर किया है, उनके लिए ये है कि उनकी जो इस्तकामत है, उनकी जो स्ट्रेंथ है, उससे परेशान हो रहे हैं। और मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि ये तो दबाव है कि वो बाहर चले जाएं? देखिए, डील करने की कोशिश पहले दिन से की जा रही है, क्योंकि हमारी हिस्ट्री है। नवाज शरीफ साहब भी मुल्क से बाहर गए जब प्रेशर आया, आसिफ जरदारी साहब गए, बेनजीर भुट्टो साहिबा गई, और अल्ताफ हुसैन साहब बाहर गए। अब तो अल्ताफ हुसैन साहब ने भी कह दिया। सो बात ये है कि हर पाकिस्तान का लीडर जब उस पर प्रेशर आया तो वो मुल्क से बाहर चला गया अपनी जान बचाने के लिए। लेकिन इमरान खान साहब इस तरह से बिल्कुल मुख्तलिफ है, और यही वो बात है जो परेशान कर रही है उन सब फोर्सेस को, जो चाहती हैं कि पाकिस्तान मेलेबल तरीके से जो वो चाहें, जिस तरह वो आप प्लास्टिसीन को मोल्ड करते हैं उस तरह हो जाए। लेकिन देखिए, इमरान खान साहब तो एक इंसान है जो एक अलामत बन चुके हैं, एक इस्तारा बन चुके हैं, और उनके इस्तारा बनने पे ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। खान साहब, ज़रका साहिबा कह रही थी कि ऑपेड लिखा जो हमारे एम्बेसडर ने और यूक्रेन के एम्बेसडर के साथ, आपको लगता है कि ये गैर ज़रूरी चीज़ें हैं, या वाकई जो इंटरनेशनल अफेयर्स में जो चीज़ें हो रही होती हैं उनका इम्पैक्ट आता है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, और इन चीज़ों पे ज़रा मुहतात रहना चाहिए? देखिए, मैं समझता हूँ कि अगर कोई ओपेड लिखा गया है तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो ये तासुर दे रही हैं कि मुल्क के अंदर कोई सोवरेनिटी नहीं रही, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि तब तो सब कुछ ठीक था जब इनको इक़्तिदार में जुडिशरी ने साकिब निसार की चीफ जो सुप्रीम कोर्ट थी इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल के इनको इक़्तिदार में लेके आए, और जो इलेक्शंस हैं वो रिग किए। जब इनके बिल वो पास करते थे, जब सेनेट में नंबर इनके पूरे नहीं होते थे वो नंबर पूरे करते थे, जब कोलिशन पार्टनर्स को जबरदस्ती धमकियों के तहत इकट्ठा करके रखा हुआ था, तो तब बिल्कुल सब कुछ ठीक था। और जब आईनी तरीके से इनकी हुकूमत को
नो कॉन्फिडेंस के जरिए निकाला, तो तब से जो है वो सॉवरेनिटी और इस मुल्क के मामलात जो हैं वो खराब हो गए। तो ये लॉजिक नहीं बनती। फिर इन्होंने झूठ का प्रोपेगेंडा किया कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत है, झूठ बोला साइफर के ऊपर, कानून के धज्जियां उड़ाते हुए, फॉरेन पॉलिसी की धज्जियां उड़ाते हुए जब इन्होंने अवाम को गुमराह किया, नफरत के बीज बोए कि ये मीर सादिक और मीर जाफर के अलकाब इस्तेमाल किए झूठे प्रोपेगेंडा के ऊपर जो लेकिन अब ये जो नई बात है कि कोशिश हो रही है कि खान साहब के साथ कोई डील हो जाए कि वो मुल्क से बाहर चले जाएं, कुछ सहाफ़ी भी ये दावे करते रहे, अब उनकी फैमिली कह रही है, तो कुछ हो रही है कोशिश? कौन करेगा ये कोशिश या क्यों होगी ये कोशिश? मैं तो समझता हूँ बिल्कुल गलत है। अगर ऐसी इस चीज में अगर कोई हकीकत है तो बिल्कुल गलत है, नंबर 1। और अगर इनको किसी ने कॉल की है तो उसको उसका नाम बताएं कि हमें इस नंबर से, उसका नंबर, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। खाली ये इल्जाम लगा देना कि हमारे ऊपर प्रेशर है और कोई आप सबूत ना ला सकें तो वो तो कोई बात नहीं बनती। और कोई तो नहीं बनती कि कोई डील दी जाए या कोई इनके ऊपर। मैं तो समझता हूँ ये खुद भागेंगे खुद। ये अगर पूरी जमात इनकी तितर बितर हो गई है, आधे लोग इनके अंडरग्राउंड चले गए हैं, फेस करें। अगर इनको लगता है ये ठीक है तो बरमला कहें कि 9 मई का वाकया हमने किया है और हमने ये कहा था कि हम ईंट से ईंट बजा देंगे, हमने कहा था ये मीर जाफर हैं, ये मीर सादिक हैं, इनको हम छोड़ेंगे नहीं, और वो जो नफरत के बीज हमने बोए उसका नतीजा 9 मई है और हम इसको ओन करते हैं। फेस करें। अब ये भगौड़े हो रहे हैं और अब ये बिटवीन द लाइंस खेल रहे हैं कि हमने तो कभी कुछ किया ही नहीं, कुछ कहा ही नहीं। ठीक है, मैं शैला साहिबा से पूछ लूं। शैला साहिबा, आप जो अब सूरत हाल है, जिस तरह के इल्ज़ामात अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से और बिलखुसूस खान साहब की फैमिली की तरफ से सामने आ रहे हैं, एक तरफ तो ये हलफनामा जमा कराया गया कि खान साहब की ज़िंदगी को ख़तरा है, दूसरी जानिब ये कहा जा रहा है कि गैर इंसानी सलूक है और इंसानी हुकूक की संगीन पामाली है, और तीसरा जो इल्ज़ाम लेटेस्ट सामने आया वो ये है कि उन पे दबाव है या उनको डील ऑफ़र की जा रही है कि आप मुल्क से बाहर चले जाएं। आपको लगता है कि इस पे क्या स्टांस पॉलिटिकल पार्टीज़ का होना चाहिए और किस तरह से देखती हैं आप इन सारे इल्ज़ामात को? अच्छा, देखिए, बात यह है कि अब ये हलफनामे ही से मैं बात शुरू करती हूँ। जब ये हुकूमत में थी पीटीआई, अपोजिशन का कोई शख्स जिसको ये गिरफ्तार कर लेते थे नैब को यूज़ करके, तो ये कहते थे कि ओहो ये तो जाते ही बीमार हो जाते हैं। अच्छा, अपना इनका बयानिया क्या था कि ये फ़ौरन ही कहते हैं, आई एम सॉरी मुझे अल्फाज इस्तेमाल करने पड़ेंगे, मेरी सियासी तरबियत में नहीं है, कि इनका ये पसंदीदा जुमला था जहाँ कोई गया नंगा करके मारा। तो पता नहीं कैसे लोग हैं जो ये बर्दाश्त करते हैं ऐसी बातें, जिसके बारे में भी वो कह दें। अब ये खुद कहा गया कि भाई ये बीमार हो रहे हैं, इनका वज़न कम हो रहा है, जान को ख़तरा है। तो देखें, जब ये बाहर थे जब भी इन्हें जान का ख़तरा था। अब इंटरनली तो ये है कि लोग इनसे तंग थे, इनकी पार्टी के, और इन्होंने कोई कोर कमेटी बनाई जिसको इन्होंने किसी को भी नहीं बताया। और जब शाह महमूद रिलीज़ हुए और वो मिलने गए तो बहुत सारी बातें बाहर आईं कि किस तरह से उन पे नाराज़ हुए। तो इनके अंदरूनी तौर पर अब ये डिसाइड हुआ है कि भाई इनको माइनस करके कोई सियासत की जाए और कोई पार्टी की जाए, और इनके घर से तो ये आएगा, क्योंकि ये जेल में रहने वाली शख्सियत नहीं है। ये ख्वाबों के अंदर रहते हैं और अपने हिसाब से बयानात देते हैं, और ये सह नहीं सकेंगे। और ये जो दूसरों को कहते थे, अब इन्होंने वही रास्ता इख्तियार किया है कि इनके घर से आवाज़ आ रही है कि वज़न कम हो गया है और ये हो गया है। और इनके जो अहबाब हैं, जो एक नामालूम, जो एक पोशीदा कोर कमेटी है, ये इत्तला है कि वो ये चाह रही है कि ये मुल्क से बाहर चले मिल जाए और बस। अच्छा, मतलब आप कह रही हैं कि इनकी जो पोशीदा कोर कमेटी है वो ये चाहती है, निज़ाम या इस्टेब्लिशमेंट ये नहीं चाहती। मतलब ये इस बात में कुछ सदाकत नहीं है कि कहीं से इनको कोई डील ऑफर हो रही है। ज़ाहिर है निगरान हुकूमत तो डील ऑफर कर नहीं सकती। अगर आपकी पार्टी ने या राना साहब की पार्टी ने की हो तो बताएं। नहीं, आप खुद सोचें कि इनके ऊपर जो इल्ज़ामात हैं इनको इन्हें फेस करना है। इनकी वजह से जजेस भाग रहे हैं कि धमकियां मिल रही हैं। इनकी वजह से जो है, अगर कोई आप देखें कि अगर कोई मुकदमा ट्रायल कोर्ट का है, उसको 2 अपील के हाई कोर्ट से उचक के सुप्रीम कोर्ट में सुना जा रहा है। इनकी वजह से पता नहीं क्या क्या हो रहा है, फिर भी इन्हें चैन नहीं आ रहा है। एक आम आदमी के साथ तो ये कानून में इस तरह नहीं होता कि उसका मुकदमा हाई कोर्ट में चल रहा हो और ठीक है लगे हो
कि उसके मुकदमे को सुप्रीम कोर्ट में सुन लिया जाए। तो ये सब कुछ इनके साथ अच्छा हो रहा है, लेकिन ये रह ही नहीं सकते, इनकी सियासी है ही नहीं। ये जो बार बार कह रही थी कि खिलवाड़ हुआ है, तो खिलवाड़ तो पाकिस्तान के साथ हुआ है कि इनको थर्ड ऑप्शन के तौर पे लाया गया, RTS बिठाया गया और इन जैसे नकारा लोग थोपे गए हमारे ऊपर, मुल्क के ऊपर। तो ये तो होना था। अब उसके अब ये कोई छोटी बात नहीं है कि आप दुनिया की नजर में जो है वो आपकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं रही थी, ये छोटी बात नहीं है। अच्छा, मैं जरा आप तीनों की जमातों का जो हालात वाक़यात है कुछ उस पर भी बात करना चाहती हूँ। ब्रेक के बाद वापस आते हैं जी। नवाज शरीफ साहब की वापसी के ऊपर एक और तारीख सामने आ गई है और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सियासी मुस्तकबिल इंतखाबात में हिस्सा लेना या नहीं लेना उस पर बात करेंगे, और पीपल्स पार्टी की कोर कमेटी में क्या फैसले हुए, शैला साहिबा से पूछेंगे कि क्या वाकई कोई यू टर्न लिया है पीपल्स पार्टी ने भी या नहीं। ब्रेक के बाद जी, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं जी। अब 90 रोज़ में इलेक्शंस के मामले के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पहले क्या कहा था और अब वो क्या कह रहे हैं, इसके ऊपर बहुत सारे लोगों का ख्याल ये एक तासुर ऐसा उभर के आ रहा है कि जो मुश्तरका मफादात काउंसिल में जो कमिटमेंट दी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उससे मुकर गई है, उस पर यू टर्न ले लिया है। शैला साहिबा, क्या कोई यू टर्न लिया गया है, ये जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने जो फैसले किए हैं, या ये यू टर्न नहीं है बल्कि कोई नया मौक़िफ़ है? नहीं, ये बिल्कुल भी यू टर्न नहीं है, ये ब्लेम देना बिल्कुल सही नहीं है। और इसको मैं इस तरह से वजाहत करूं, देखें, ये ठीक है कि आइन में ये कानून जो है, जो कानून है इलेक्शन एक्ट जिसको हम कहते हैं 2017, उसके 17 का जो 2 है, कानून की बात कर रही हूँ, उसमें ये लिखा हुआ है कि जब सेंसस हो तो हल्का बंदियां हो। ठीक है, लेकिन जो हमारा आइन है, कानून ये कह रहा है 2017 का 17 का 2 कि जब सेंसस हो तो हल्का बंदियां की जाएं। लेकिन हमारा आइन जो है उसका 51 का सब आर्टिकल 5 क्या कह रहा है, हमें ये देखना है। देखें, उसमें साफ ये बात है कि यहाँ पर सेंसस हुए हैं, ठीक है, जो मौजूदा सूरत हाल है, लेकिन सिंध को तो अभी उनके ब्लॉक्स का भी रिजल्ट नहीं दिया गया, ठीक है। तो सेंसस हुए, सेंसस के बाद सूबों के अंदर नशिस्तों की तकसीम का जो मामला है उसमें कोई तब्दीली नहीं आ रही। ये बात जरा लिख लें कि सेंसस की वजह से सूबों के अंदर नशिस्तों की तकसीम का जो मामला है उसमें कोई तब्दीली नहीं आ रही। अगर तब्दीली आती तो ये अलग बात होती। और आइन का जो आर्टिकल जिसकी मैं बात कर रही हूँ 51 का सब आर्टिकल 5 ये कहता है कि अगर नई मर्दमशुमारी हो और उसके बाद आबादी जो है उसमें जो चेंजेस आए, तो उसके बाद कौमी असम्बली की नशिस्तों में अगर तब्दीली आ रही हो तो कौमी असम्बली की नशिस्तों की तकसीम सूबों के अंदर की जाएगी। अब यहाँ पे सूबों की नशिस्तों में तब्दीली ही नहीं आ रही, तो फिर हम क्या फायदा। तो आप कह रही हैं कि हल्का बंदियां नहीं अब होने की जरूरत? देखिए, ये जो कानून है इलेक्शन एक्ट 2017, इसका जो आर्टिकल 17 है उसका सब आर्टिकल 2 जो है वो ये कहता है कि जब सेंसस हो तो हल्का बंदियां की जाए, ठीक है। लेकिन जो हमारा आइन है वो ये कहता है कि जिसका आर्टिकल है 51 सब आर्टिकल 5, ठीक है, आर्टिकल 51 के सब आर्टिकल 5, तो उसको मैं कोट करती हूँ। और इसके बाद उससे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि ना तो हमने यू टर्न लिया है, ना हम पे कोई दबाव है। हम ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो सेंसस हुए हैं इसमें इस सेंसस का जो रिजल्ट है उसके हिसाब से, क्योंकि अभी ब्लॉक का भी रिजल्ट सिंध को नहीं दिया गया है, उसके हिसाब से सूबे के अंदर जो कॉन्सिक्वेंसीज हैं उसकी तकसीम में कोई तब्दीली नहीं होती। ठीक है, ठीक है। अब कोई तब्दीली नहीं हो रही। अगर तब्दीली का मामला होता तो फिर हम वो दूसरी बात थी। अब यहाँ पे 51 का 5 दोबारा ये कहता है
कि अगर नई मर्दमशुमारी हो, उससे जो आबादी आए उसके मुताबिक अगर कौमी असेंबली की नशिस्तें बढ़ेंगी तो उसकी तकसीम सूबों के अंदर की जाएगी। अब सूबों में तो हो ही नहीं रही ना तकसीम, तो फिर आप मुझे बताएं कि हम कैसे एक्ट को आइन के ऊपर तरजीह दें। ठीक है, जब कोई तब्दीली नहीं हो रही और फिर हम इस एक्ट को, हम इस आर्टिकल को जब 244 के साथ मिला के पढ़ते हैं तो वो ये कहता है कि जब वक्त से पहले असेंबली डिसॉल्व हो जाए तो 90 दिन में इलेक्शन हो। तो जब आइन के दो वाज़े आर्टिकल ये कह रहे हैं तो अब एक और छोटा सा नुक्ता इसमें ये भी बता दें, आइन तो आपने वो बता दिया अपना मौक़िफ़ भी, मर्दमशुमारी आप लोग मान रहे हैं या उसको नहीं मान रहे? देखिए, मर्दमशुमारी हम मान भी लें, लेकिन अगर उससे कोई तब्दीली नहीं आ रही तो हल्का बंदियों का ठीक है कैसे होंगी? खान साहब नहीं होते अगर इलेक्शन की दौड़ में, तो फिर पीटीआई जो है वो आप समझती हैं कि इंतखाबात के लिए, क्योंकि अब आपके एक डेलीगेशन ने इलेक्शन कमीशन से जो बातचीत हुई है उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया है, तो फिर भी आप लोग हिस्सा लेंगे इलेक्शंस में? देखिए जी, हमारी तो जिद्दोजहद है कि इलेक्शन हो, लेकिन मुझे किसी तरह भी अगले साल से पहले इलेक्शन नहीं नजर आ रहे और उनकी वजूहात मैं पहले आपको बयान कर चुकी हूँ। तो जो हमारे और जिस तरह से बर्बरियत, देखिए मैं इस वक्त ह्यूमन राइट्स के हवाले से बात करना चाहूंगी और पाकिस्तान में जो गैर आईनी गैर कानूनी तरीके से लोगों को उठाया जा रहा है। अभी 5 दिन पहले हमारे साथ सेनेटर ऑन अब्बास बफी को लाहौर से उठाया गया, कोई कोर्ट मानने को तैयार नहीं है कि पुलिस ने उठाया है या किस एजेंसी ने उठाया है, उनके घर वाले सब परेशान हैं। इस तरह से जिस तरह एक बर्बरियत का एक पूरा निजाम यहाँ पे हो गया है, जिस तरह से एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल काम हो रहे हैं, लोगों के साथ कस्टोडियल टॉर्चर हो रहा है और जिस तरह से खवातीन के ऊपर जुल्म हो रहे हैं, आप देखिए हमारा आइन, हमारा कानून, हमारा जेल मैनुअल और हमारी जो रवायात है वो किसी तरह से भी एक्सेप्ट नहीं करती। राना साहब, ये जो इस तरह की हरासगी है, ये जो ट्रोलिंग है, ये किस तरह से आप देखते हैं? ये तो अपना रोना रोते रहते हैं, ये कहते हैं जी कि हमारी देखिए खवातीन की बेल्स नहीं लग रही, लगनी चाहिए, ड्यू कोर्स ऑफ लॉ बिल्कुल फॉलो होना चाहिए, जो जिसका जुर्म है उसको उतनी सज़ा मिलनी चाहिए, उससे ज़्यादा की सज़ा गैर ज़रूरी है, किसी को बगैर वारंट के गिरफ्तार करना भी बुरा है। लेकिन ये फैसले के ऊपर जजेस के साथ जो हो रहा है, ये इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये तो सिखाया है, पीटीआई के चेयरमैन ने ये चीज़ें सिखाई हैं अपने वर्कर्स को, अपने सोशल मीडिया को, इनको इनकरेज किया है कि आपने एक बदतमीजी का माहौल, एक हरासा करने का माहौल, ओए डीआईजी, ओए आईजी, हम छोड़ेंगे नहीं, यहाँ तक कि मदीना तक की पाक जमीन के अंदर भी जो है सियासी नारे लगवाए और उसके ऊपर कोई कंडेमनेशन नहीं की। तो ये इनका वतीरा है। दूसरा देखें, मैं समझता हूं कि ये जमात इस हद तक खतरनाक है कि इन्होंने अपने पार्टी के अपने जो वर्कर्स इनके अंदर गए, जिस तरह शहबाज गिल गए, तो उनके ऊपर का इनसे जिनसी ज्यादती की गई है, जबकि वो झूठ था, कोई ऐसी मेडिकल रिपोर्ट नहीं आई। चला साहिबा, आप किस तरह से देखते हैं? राना साहब कह रहे हैं ये तो एंटी पाकिस्तान उसमें चले जाते हैं अपनी बात मनवाने के लिए और अपना झूठा प्रोपेगेंडा करने के लिए। जज साहब ने कहा जी कि मेरे बच्चों का स्कूल जाना मुश्किल हो गया। ये सिर्फ पहली बार नहीं, इससे पहले जो इनके अरकान मुनहरफ हुए थे उनके घरों पर जाके इन्होंने हमले कर दिए। आपने देखा कि नून लीग की बहुत सारी खवातीन को पब्लिकली हरासा किया। मरियम औरंगजेब साहिबा का मामला देख लें, हिना परवेज भट्ट साहिबा का मामला देख लें। मैं बिल्कुल इससे इत्तफाक करूंगी और कल तो बाकायदा एक कोर्ट पे अटैक की सी सूरत हाल थी। वो तो बीबीसी की भी खातून ने रिपोर्ट किया कि किस तरह से ये लोग ने ज्यादा लोग उसमें चढ़ गए और उसके बाद जो है वो सूरत हाल पैदा हुई। असल बात यह है कि क्या इनके हसन न्याजी की तरफ से फेसबुक पे जजेस के खिलाफ पोस्ट नहीं लगाई और जिस तरह से जो है इनकी जमात सोशल मीडिया का मिसयूज करती है, जिस तरह से सब हो रहा होता है, वो पाकिस्तान की सियासत में जिस कदर गंदगी इन्होंने घोली है उसमें क्या आप इनसे तवक्को रख सकते हैं? ठीक हो गया, थैंक यू सो मच शाला रज़ा साहिबा, जरका साहिबा और राना एहसान अफजल साहब। आपने मेहमानों की गुफ्तगू सुनी है जी। सियासी माहौल है, सियासी सूरत हाल है, लेकिन आम आदमी इस वक्त सड़कों पर एहतजाज कर रहा है और निगरान हुकूमत के लिए यकीनन एक बड़ा टेस्ट होगा इस सारी सूरत हाल को संभालना, क्योंकि महंगाई ज़ाहिर है आम आदमी का सबसे बड़ा कंसर्न है। आज के लिए इतना जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।